हेलो बच्चों। तो जैसा कि अपन ने क्लास 12 की प्रश्नावली 5वीं का 5.2 लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी अवकलनीयता। अवकलनीयता में अपन ने उसका बेसिक पढ़ रखा है। अवकलनीयता क्या होता है, अवकलनीयता का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है, वो अपन ने लास्ट क्लास में किए थे। और कुछ अवकलन के फॉर्मूले देखकर उनके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, कुछ सूत्र बताए थे मैंने पर्टिकुलरली, और उनके 5 क्वेश्चन अपन ने जनरली सॉल्व किए थे छोटे छोटे। ज्यादातर अपन की जो क्लास थी वो बेसिक में गई थी, तो उसमें बेसिक में मैंने पूरा पूरा उसके बारे में बता रखा है। 5.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ। अवकलनीयता अपन पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है कि अगर कोई ग्राफ दे रखा है मुझे, और वो ग्राफ के उस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींच पाता हूं, अगर वहां पे प्रत्येक बिंदु पर उस ग्राफ पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसे अवकलनीयता कहा जाता है। और ग्राफ में स्पर्श रेखा खींचा जाना का अर्थ होता है कि वो ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, एकदम कर्व होना चाहिए, पूरा ऐसे सीधा सीधा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन स्मूथ तो होना ही चाहिए, ताकि कहीं पे भी मैं स्पर्श रेखा खींच सकूं। और स्पर्श रेखा खींच पाएंगे तो इसका मतलब है कि वह अवकलनीय होगा। उसके लिए एक और कंडीशन होती है, फलन सातत्य होना चाहिए। अगर फलन सातत्य है तो वो 100% क्या होगा, अवकलनीय होगा। चलिए मैं भी करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 से, अच्छे से देख लेना। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी भी है तो मैं नहीं मानता कि आपको यहां से क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, वो आप खुद ही कर पाओगे। तो अगर आपने नहीं देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पे थोड़ा बहुत बिल्कुल बेस से लेके चलूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्रश्नावली ले रहा हूं मैं 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 6। बरसात आ गई है और बरसात की छींटों की आपको आवाज भी आ रही होगी, राइट। 2 मिनट के लिए थोड़ा बंद करना पड़ेगा मेरे को। चलिए, वैसे तो बरसात की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा मुझे। प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है, अच्छे से समझना। 5 से तो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे। कोई भी फलन दे रखा होता है पहले तो उसको क्या मानना है, y। तो मैं मान लेता हूं मुझे एक फलन दिया हुआ है y बराबर cos x³ डॉट साइन स्क्वायर x की घात 5, और बोला है इस अवकलन को हल करो। इस अवकलन को क्या करो, हल करो। मैं अगर अच्छे से देखूं तो मुझे y के अंदर जिस चीज का अवकलन करना है वो दोनों आपस में गुणा में दे रखे हैं। cos और sin आपस में किसमें है, गुणा में दे रखे हैं। और चूंकि ये गुणा में दे रखे हैं तो मुझे इनका अवकलन करना पड़ेगा फॉर्मूला गुणन विधि से, जिसका सूत्र होता है, एक बार सूत्र लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। मुझे अगर किसी फलन में u और v जैसे दो फलन दे रखे हो, एक फलन को मैं क्या मानता हूं u और दूसरे फलन को क्या मानता हूं v, जैसे ये पूरा u है और ये पूरा क्या है, v है, तो मुझे पहले वाले को ऐसे के ऐसे रख के अवकलन करना है दूसरे वाले फलन का। फिर क्या करना है, वापस बीच में प्लस लिखो, और अब पीछे वाले फलन को ऐसे कैसे लिख दो और आगे वाले फलन का करना है मुझे अवकलन। तो एक बार पहले वाले का अवकलन करना है, एक बार दूसरे वाले का अवकलन। जब पहले वाले का अवकलन करते हैं तो दूसरे का अवकलन नहीं करेंगे, और जब दूसरे वाले का अवकलन करते हैं तो पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे। ये होता है इसका सूत्र। तो ये वाली चीजें मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। यहाँ पे ये पूरा u है और ये पूरा क्या है, v है। तो फॉर्मूला देखना अच्छे से, मैं इसको लिख देता हूं dy/dx, मतलब कहने का अर्थ मैं इसका अवकलन कर रहा हूं। पहले वाले फलन को एज इट इज लिख दो, जैसे लिखा है वैसे के वैसे, cos x³ का cos x³, इसका कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। अवकलन करना है इसका d/dx साइन स्क्वायर x की घात 5, ठीक है। फिर बीच में क्या लिखना है, प्लस। अब दूसरा वाला जो फलन है वो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर x की घात 5। अवकलन किसका करना है, जिसका पहले नहीं किया था, मतलब cos का, d/dx cos x की घात 3।
आ गया समझ में? पहले वाला फलन एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन करना है, प्लस दूसरा वाला फलन एज इट इज, पहले वाले का अवकलन करना है। और अवकलन ये भी याद रखना सम्मिश्र वाला है। अगर आपको अवकलन नहीं आते हैं, सम्मिश्र अवकलन नहीं आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सीधा नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको सम्मिश्र अवकलन आने चाहिए। सम्मिश्र अवकलन में क्या होता है, सबसे बाहर वाले का सबसे पहले करो, उसके बाद उसके अंदर वाले का, उसके बाद उसके अंदर वाले का, ऐसे। तो cos x क्यूब का cos x क्यूब ही है, डॉट। अब मुझे करना है sin स्क्वायर x की घात 5 का, मुझे करना है sin स्क्वायर x की घात 5 का अवकलन। देखो सबसे पहले अवकलन होता है सबसे पहले वाली चीज का, क्योंकि साइन के ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर, तो एक प्रकार से वो x के स्क्वायर जैसा फलन दिया हुआ है। किसी फलन का स्क्वायर मतलब वो x को अगर उसको मैं x मानता हूं तो x स्क्वायर है। और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, घात को आगे ले लो और घात में से एक कम कर दो, यानी 2 में से 1 गया तो 1। तो x स्क्वायर का अवकलन जैसे 2x होता है, मेरे साइन स्क्वायर का अवकलन होगा 2 साइन। तो इसका अवकलन क्या होगा, 2 साइन, दो घात आगे आगे और घात का एज इट इज, और जो अंदर लिखा हुआ फलन है उसको चेंज नहीं करना है, x की घात 5 का x की घात 5। ये मैंने किसका अवकलन किया है, घात का। अब उसका खुद का फलन का अवकलन करना पड़ेगा। फलन क्या है, साइन। साइन का अवकलन क्या होता है, cos x। तो साइन का अवकलन होता है cos x, लेकिन x की जगह क्या दिया हुआ है, x की घात 5। तो x की घात 5 स्क्वायर का अवकलन हो गया, साइन का अवकलन हो गया। दोनों में x की घात 5 ही रहेगा क्योंकि अंदर x की घात 5 लिखा हुआ है। अब किसका अवकलन करना है, x की घात 5 का खुद का अलग से। तो x की घात 5 का क्या होगा, घात को आगे लिया जाएगा और घात में से 1 कम किया जाएगा। 5 आगे आ गया और घात में से 1 कम हो गया, 5 में से 1 गया तो 4। ये अभी तक इसको एज इट इज लिखा है और इसका अवकलन हुआ है एक चीज का। अब उधर वाले का करना है। तो बीच में क्या आ रहा है, प्लस, तो मैंने भी लिखा यहाँ पे प्लस। चलिए इसका तो करना नहीं है, अवकलन तो उसका करना है, तो x एज इट इज आएगा साइन स्क्वायर x की घात 5 डॉट cos x की घात 3 का अवकलन करना है। इसका तो स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, वो तो x का क्यूब है। cos का सीधा अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन होता है साइन। तो मैं लिखूंगा माइनस का, तो cos का होता है माइनस का साइन, और अंदर जो फलन दिया हुआ है वो फलन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। cos का अवकलन हो गया माइनस का साइन, और x की घात 3 का x की घात 3 उसके फलन के अंदर है वो। x की घात 3 का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो x की घात 3 का होता है, घात को आगे ले लो और घात में से 1 कम कर दो। 22 की आवाज तेज आ रही तो भी मैं तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। 22 को तो अपन नहीं रोक सकते, और वैसे अपन क्लास को भी नहीं रोक सकते। अब बस इसको सरल करके लिखना है। इसको सरल करके लिखेंगे तो सबसे पहले संख्या लिखी जाएगी, तो 2 पंजे 10। अब चर लिखेंगे, चर है x की घात 4, और ये तो इसके अंदर है, इसको आगे मत लिख देना। तो ये आएगा एज इट इज cos x की घात 3 डॉट साइन x की घात 5 डॉट cos x की घात 5। वैसे मैं और बता दूं, अगर आपके पीछे आंसर लिखा हुआ है साइन के अंदर 2x की घात 5, तो भी वही होगा क्योंकि ये फॉर्मूला है 2 sin a cos a, उसको अपन लिख सकते हैं sin 2a, ठीक है ना। लेकिन आपका ये भी उत्तर चल जाएगा। प्लस माइनस, माइनस संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, बाकी सभी चीजें वो जैसे लिख रहे हैं। x स्क्वायर का x स्क्वायर, साइन की घात साइन स्क्वायर x की घात 5 और साइन x की घात 3, और ये इसका है पूरा उत्तर। शायद आपके पीछे उत्तर ये भी लिखा हुआ आ सकता है 5x की घात 4, क्योंकि मैंने इस 2 को जब इससे गुणा नहीं किया तो क्या हुआ, देखो 5x की घात 4 का 5x की घात 4, फिर cos x की घात 3 का cos x की घात 3, 2 sin a cos a का फॉर्मूला था sin 2a, sin 2a का मतलब होता है x की घात 5, a की जगह क्या दिया हुआ है x की घात 5, बाकी वही जो दिया हुआ है पीछे। तो ये दोनों सेम है, इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस
नहीं है। ये और ये चीज एक ही है, जो भी आपके पीछे आंसर है उसको आप छाप सकते हैं, छाप लो। और अगर क्वेश्चन सही से समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, इसको सीधा ही सॉल्व करना होता है, ज्यादा फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं। एक फॉर्मूला अप्लाई किया है वो भी बहुत है, ठीक है। छापो। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ है पहले लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सिंपल ही दिया हुआ है कि मान लो मुझे एक फलन दिया हुआ है 2 रूट cos x स्क्वायर, और मुझे यहाँ पे इस फलन का पूरे का क्या निकालना है, अवकलन। तो मैंने इसको मान लिया कि ये क्या है, y है। क्या है ये, y है। इस y को हल करने के लिए, इस y का अवकलन निकालने के लिए, इस फलन का अवकलन निकालने के लिए अपन को एक एक पद का क्या करना पड़ेगा, अवकलन। अंदर से अंदर सारे अवकलन फलनों का क्या करना पड़ेगा, अवकलन। कोई गलती से इस स्क्वायर को इस रूट से काट के कॉस को बाहर मत लिख देना, क्योंकि ये कॉस का स्क्वायर नहीं है, ये उसके दिए गए कॉन यानी x का स्क्वायर है, और कॉन के स्क्वायर का इस बाहर वाले रूट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, अच्छे से देखना। इसका अवकलन कर रहा हूं। अवकलन में क्या करना है, किसका करना है, उसको समझते हैं। अवकलन करना है मुझे इतने भाग का, रूट में कॉस x स्क्वायर। तो सबसे पहले सबसे बाहर क्या आ रहा है, सबसे बाहर आ रहा है रूट। इसका मतलब ये रूट के x टाइप का कोई फॉर्मूला दे रखा है, और रूट में अगर x दे रखा होता है तो मैंने लास्ट क्लास में इसका सीधा फॉर्मूला लिखाया था 1/2 रूट x। इसका क्या मतलब है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या आती है तो उसका अवकलन है 1/2 रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो के वो लिख दो वापस, वही उसका अवकलन है। तो सबसे पहले रूट का अवकलन करते हैं। तो रूट का अवकलन करने के लिए क्या करना है, 1/2 रूट, 1/2 रूट। रूट में क्या लिखना है, जो इस रूट में लिखा हुआ था, इस रूट में क्या लिखा हुआ है, cos x स्क्वायर। तो जहां x लिखा हुआ था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे किसका अवकलन करना है, अब अंदर वाली चीज का, रूट खत्म हो गया, रूट हट गया। अब मेरे पास क्या बचा है, cos x स्क्वायर। तो अब मुझे अवकलन करना है cos का, ठीक है। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x। cos x का होता है माइनस का साइन x, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर। तो मैं भी क्या लिखूंगा, x स्क्वायर। चूंकि ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा, इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तीसरा फलन। अब मुझे दिया हुआ है अंदर x का स्क्वायर और वो भी अलग फलन है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, घात को आगे ले लो और घात में से 1 कम कर दो। तो कुल मिलाकर मुझे यहां क्या मिला, 2 से तो पहले 2 कट ही गया, dy/dx हो गया। पहले तो माइनस को सबसे आगे लिख लेता हूं, 2x को भी आगे लिख लेता हूं, साइन x का स्क्वायर को लिख देता हूं। अब जो जो चीजें बची है वो सब लिखनी है, अपॉन रूट में cos का x स्क्वायर, और यही है आपका आंसर। तो एक से अंदर एक जो चीजें होती है उसका अवकलन करते रहो। याद रखना, जब पहली वाली चीज का अवकलन किया जाता है तो अंदर वाली चीजें वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। लास्ट में उसका खुद का अवकलन करना होता है, बस एक एक करके गुणा में अवकलन करते जाने हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छाप लो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 उतार के उसका कर देता हूं सॉल्व, और वो तो और भी ज्यादा इजी है। और प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है y बराबर cos रूट में x। फलन दिया हुआ है cos रूट में x, जिसे मैंने क्या मान लिया y, और y मान के ही करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा, कई बार आपको बोलेगा y डैश निकालो, तो y डैश निकाले क्या, एक्चुअल में वो फलन ही क्या है, y है, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है तो मैंने लिखा dy/dx। सबसे पहले बाहर वाली चीज का अवकलन होता है, बाहर क्या लिखा हुआ है, cos, रूट x का बाद में होगा। तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, चूंकि इसके साथ में रूट x लिखा हुआ है तो इसके साथ में भी क्या लिखा हुआ आएगा, रूट x।
cos x का माइनस साइन और रूट x का रूट x है, इसके साथ में फलन है उसका, इनटू अब रूट x का भी अवकलन करना है। रूट x का भी मैंने सूत्र लिखाया था, सीधा ही होता है 1/2 रूट x। तो क्या फाइनल आंसर आ गया मेरे पास आंसर आ गया है माइनस का साइन रूट x बटा 2 रूट x। इस रूट x से रूट x काट दो, नहीं ये फलन के अंदर दिया हुआ है, साइन के अंदर कौन है ये, जबकि ये क्या है, चर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को काट मत देना। तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन में 8 मैंने अवकलन वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करवा दिए हैं। अब अपन को अवकलनीयता सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं, अवकलनीयता को सिद्ध करने वाले प्रश्न। अवकलनीयता को सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो फलन दे रखा है उसका अवकलन किया जाना संभव है या नहीं है। तो अवकलनीयता सिद्ध होने के लिए अपन को लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां पक्ष का अवकलन और बाएं पक्ष का अवकलन बराबर होना चाहिए, और उसके लिए मैंने कुछ सूत्र लिखाए थे, उसके अनुसार अपन को फलन हल करना है। जैसे सान्तत्यता को हल करते हैं वैसे किसको हल करना है, अवकलनीयता को। तो अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और फिर मैं आपको फॉर्मूले लिखा के हल करवाता हूं। तो ये 8 बात तो यही था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट, एक फलन दिया हुआ है f(x) that is modulan of x minus 1 here x is not equal to 0, sorry x belongs to R को x बराबर 1 पर हल करना है। मुझे देखना है कि क्या x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है या नहीं है, और जहां तक मैं मानता हूं ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं आता है, क्योंकि मापांक वाले जो फलन होते हैं वो कभी भी स्मूथ नहीं होते। स्मूथ मतलब एकदम कर्व चलना चाहिए थे, जबकि मापांक वाले फलन ऐसे आते हैं, तो इस बिंदु पर ये स्मूथ नहीं होते हैं, तो वहां पे अवकलनीय भी नहीं होंगे। प्रूव भी करना है मुझे तो मैं प्रूव भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सान्तत्य तो है, मापांक लास्ट जो अपन की क्लास जिसमें सान्तत्य था को तो अपन ने सिद्ध कर लिया था। मुझे सिद्ध करना है ये अवकलनीय है या नहीं, उसके लिए मैं इसके फलन के सूत्र बनाता हूं। f(x) किस बिंदु पर देखना है, 1 पर, x बराबर 1 पर निकालना है, x बराबर 1 पर। तो एक तो अपन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है और एक क्या लेना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। एक से छोटी संख्या लूंगा तब उसका मान क्या प्राप्त होगा, और एक से बड़ी संख्या लूंगा तब उसका मान क्या प्राप्त होगा, उसको समझते हैं। एक से कोई छोटी संख्या लो, जैसे कि 0, मैं जब यहाँ पे 0 रखता हूं तो 0 में से 1 गया तो कितना उत्तर आता है, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 उत्तर आता है, मतलब वो माइनस का फॉर्मूला है। तो मैं इस फॉर्मूले को उस समय लिखूंगा माइनस का 1 माइनस का पूरा फलन, जब मैं x का मान क्या लेता हूं, छोटा लेता हूं 1 से। जब मैं x का मान 1 से छोटा लेता हूं तो मुझे ये फलन नेगेटिव में प्राप्त होता है, अंदर वाला, मापांक की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर वाला फलन। और यही मैं जब 1 से बड़ा लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया 2, तो 2 में से 1 गया तो 1 आता है, वो प्लस का है। कुछ भी लोगे 1 से बड़ा तो वो प्लस का ही उत्तर देगा। तो उस समय ये फलन किसका आता है, प्लस का। ये कब आता है, जब मैं x का मान बड़ा लेता हूं 1 से। ये मैंने सान्तत्यता वाले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे बना बना के बताए थे, मापांक वाले। तो इसलिए आप मेरी शुरू से प्लेलिस्ट से क्लास देखना, आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास 2 चीजें हैं। अब मेरे पास एक बराबर वाला भी चिन्ह आना चाहिए ना, तो चाहे मैं ऊपर लगाऊं चाहे नीचे लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लिया ऊपर लगाया, मैंने मान लिया, मैंने कहा लगाया ऊपर। चलो मेरे को पॉजिटिव में मान चाहिए ना, क्योंकि 0 तो वैसे पॉजिटिव होता नहीं है, तो ये मान लो। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सूत्र लगाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का, और दोनों को करना है प्रूव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी कहां पे निकालना है, एट x बराबर 1 पे।
इधर की तरफ करूंगा मैं राइट हैंड डेरिवेटिव से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्या फॉर्मूले में अंतर है? इसमें यहां पे माइनस h है, यहां पे भी माइनस h है, इस पे यहां पे प्लस h है, यहां पे भी प्लस का h है। इन दोनों का मान अगर समान आता है तो इसका मतलब है ग्राफ स्मूथ है, एक ही जगह एक ही जैसे चल रहा है, तो उसका उत्तर, उसका हल संभव होगा। तो करके देखो, करके देखते हैं। चलिए, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ ए माइनस एच। ए क्या है? ए होता है एक्स का मान। ए क्या होता है? एक्स का मान। और एक्स का मान क्या है अपन के पास? 1। तो मैं ए जहां जहां लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखूंगा? 1। ये मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए लिख के बताया ताकि मैं बाद में बता सकूं कि मैं 1 कहां पे ले रहा हूं। ठीक है ना? ए का मतलब क्या होता है? एक्स का मान, और वो हो गया। अब जहां पे फलन में मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेस देन वाला, और लेस देन वाला फॉर्मूला है ये। जबकि राइट हैंड लिमिट के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में आता है। नेगेटिव कब आया था? जब अपन ने लेफ्ट वाली वैल्यू ली थी। राइट हैंड वाला कब आया था? जब अपन ने राइट हैंड वाली वैल्यू ली थी। सीधी सी बात है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो इस फलन में जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस h। इसकी जगह यहां पे लिखूंगा 1, और यहां पे माइनस h का तो माइनस h ही होगा। ध्यान से समझना कैसे। लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन में x की जगह ये रखना है। पहले तो फलन क्या है? फलन है माइनस ब्रैकेट x की जगह 1 माइनस h माइनस 1। ये लिख दिया पूरा फॉर्मूला। वापस देखना, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, x की जगह 1 माइनस h माइनस के 1 का माइनस का 1। ये फलन में वैल्यू पुट कर दी माइनस। अब फलन में x की जगह क्या रखना है? 1। तो फलन ये है, तो माइनस माइनस पहले तो ये हो गया प्लस, x की जगह रखना है मुझे 1 माइनस 1 बट्टा माइनस के h का माइनस का h। जहां पे पहले फलन में मेरे को दे रखा था x, वहां पे पहले रखा मैंने 1 माइनस h, और इस पर लिखा x की जगह 1, और बाकी h अपनी जगह पे ही है, h का कोई लेना देना नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया। ऊपर मेरे पास फाइनली क्या है? माइनस माइनस प्लस का h, और नीचे आ रहा है माइनस का h। बाकी सब कट गए। माइनस माइनस प्लस का h ऊपर आया, बाकी नीचे ओनली माइनस का h है। h से h भी कट गया कितनी बार में? एक बार में। प्लस माइनस माइनस होता है। तो मेरे कुल मिला के लिमिट में क्या आ रहा है? h टेंड्स टू 0 माइनस का 1। h की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर कितना आ गया? -1। तो इसका हल है माइनस का 1। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आया है माइनस का 1। अब किसका निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब जहां पे इस फलन में x दिया हुआ है वहां पे लिखेंगे 1 प्लस h। 1 प्लस h प्लस 1। फॉर्मूले वाला माइनस f। अब h की जगह क्या रखना है? 1। तो 1 प्लस 1। अरे मैंने फॉर्मूला गलत लिया, माइनस है यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे माइनस था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, ध्यान दे देना। ठीक है ना? ये तो फलन का प्लस है। जहां x दिया था वहां पे 1 प्लस h, -1 का -1 और -1 -1। ठीक हो गया पूरा, बट्टा h। सबकी जगह वैल्यू पुट कर दी, वापस करता है 1 से 1 गया, 1 से 1 गया। लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर क्या बचा?
प्लस का h, नीचे क्या बचा प्लस का h से h गया एक बार में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और मान तो पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे उत्तर क्या आ रहा है मेरा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहा है उत्तर आ रहा है माइनस का 1, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहा है उत्तर आ रहा है प्लस का 1, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः यह अवकलनीय नहीं है, अतः यह फलन अवकलनीय नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां पे फॉर्मूले में अपन को फलन दिया हुआ होता है ना, उस फलन में x की जगह ये मान रखने होते हैं अपन को, पहले 1 माइनस h फिर 1, पहले 1 प्लस h फिर 1, कहां पे रखने होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे लेस देन वाली वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पे ग्रेटर देन वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये उतार लो। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक करते हुए चलना है, साथ में ध्यान रखना है। और आज का अपन का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी अपन कर देते हैं सॉल्व। इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मैथ्स के, अपन को मैथ्स आनी चाहिए, बाकी मैथ्स बहुत इजी है। सिंपल सी चीज बोली मैंने, जिसको मैथ्स आती है उसके लिए मैथ्स कैसे हार्ड हो सकती है। तो अब अपन को दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन। इसका एक क्वेश्चन अपन ने किया था सातत्य वाले में, ठीक है ना। x बराबर 1 और x बराबर 2 पर निकालना है। चलो कहां पे निकालना है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर। क्या ये अवकलनीय है? अगर पहले पे अवकलनीय है तो दूसरे पे सिद्ध करना पड़ेगा, और पहले पे नहीं है तो दूसरे पे भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फलन एक भी जगह अवकलनीय नहीं है, मतलब फलन ही अवकलनीय नहीं है। ठीक है, मापांक का क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत देखो आपको बताना पड़ेगा। महत्तम पूर्णांक फलन, सॉरी, तो अच्छे से समझना। मान लो मेरे पास ये 0 है, ये प्लस का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। महत्तम पूर्णांक फलन अपन को ये कहता है कि अगर कोई संख्या है वो दशमलव में दे रखी है, और दशमलव में वो जिस भी संख्या के बीच में है उसका उत्तर उसका बाया वाला भाग में जो होता है वो होता है। जैसे मुझे लिखा हुआ है 1.4, अब 1.4 कहां आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 1। मतलब पॉइंट में उत्तर लिखने, पॉइंट पे उत्तर नहीं लिखे जाते। अगर मुझे दे रखा है माइनस का 1.7 इसमें महत्तम पूर्णांक फलन में, तो माइनस का 1.7 यहां पर कहीं पे होगा, 0 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे होता है, तो इसका उत्तर होगा माइनस का 2। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी फलन अपन दशमलव में लिखते हैं या फिर कोई भी संख्या अगर पूर्णांक नहीं है तो उसको उत्तर पूर्णांक पे लाने के लिए उसके बाया वाला पक्ष वाला उसका उत्तर लिख दिया जाता है। तो मैं कह दूं, मान लो मेरे पास कोई पूर्णांक संख्या थी x, पूर्णांक संख्या x जैसे 2 थी, उसमें से मैंने कोई संख्या घटाई 0.1, तो 2 में से 0.1 घटाऊंगा तो कितना आएगा। जैसे यहां मैं x लिख देता हूं, जैसे मेरे पास x क्या था 2, इसमें से 0.1 घटा रहा हूं तो कितना आएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा 1.9, और 1.9 का उत्तर क्या होता है 1, क्योंकि 1.9 1 और 2 के बीच में होता है, तो इसका उत्तर क्या होता है 1। फलन क्या था मेरा 2, उसमें से मैंने कोई संख्या घटाई तो वो क्या हो गया 1, मतलब मेरा फलन है वो खुद के मान से 1 कम हो जाता है। जब मैं कोई फलन लूंगा x, मेरा कोई फलन था x जो कि क्या था 2, एक बार के लिए माना 2, उसमें से अगर मैं कोई संख्या घटाता हूं तो उसका जो मान है ना, उसका जो मान है 2 से क्या हो गया वो 1 हो गया, तो इसका मतलब उसका मान खुद के मान से क्या हो जाता है 1 कम हो जाता है। वहीं अगर मैं किसी फलन में कुछ जोड़ता हूं, जैसे यही वापस देते हैं 2 + 0.1,
तो ये हो गया 2.1। मैंने किसी चर, किसी पूर्णांक में कोई संख्या जोड़ी है और उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया इस प्रकार से है, तो महत्तम पूर्णांक फलन में 2.1 का मान कितना होता है? 2। तो जो मैंने x का मान था ना मेरे पास, उसका उत्तर भी वही आ रहा है, उत्तर में कोई चेंज नहीं आया। तो x प्लस h जहां पे लिखा हुआ हो सकता है वहां पे मैं उसको क्या लिख सकता हूं? सीधा x। तो अगर मुझे बीच में ऋणात्मक चिन्ह दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन में, तो उस फलन का मान खुद के मान से कम होता है, जबकि अगर प्लस दे रखा होता है तो उस फलन का मान खुद के मान के बराबर ही होता है। ये मैंने आपको दो चीजें अच्छे से समझाई है, वो मैं अभी फॉर्मूले में पुट करूंगा। कहां कहां पे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो x माइनस एच या फिर a माइनस एच का मान होता है a माइनस 1, और a प्लस एच या फिर x प्लस एच का मान होता है x या फिर a। तो मैं ज्ञात कर रहा हूं एट x बराबर 1 पे, एट x बराबर 1 पर एक करेंगे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक अपन करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a क्या है अपन का? 1 माइनस h माइनस f ऑफ a, f ऑफ a क्या है? f ऑफ 1, a ही एक है ध्यान रखना, बट्टा माइनस का h। जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h यानी 1 प्लस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 1 बट्टा प्लस का h। ये दोनों के सूत्र हैं, सूत्र तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये डेरिवेटिव निकालने के सूत्र होते हैं। चलिए, ये वैसे आपने मेरे हिसाब से 10th क्लास, सॉरी 11th क्लास में किए होंगे, मैं मानता हूं कि आपने 11th क्लास में किए हैं। हाँ, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। जहां पे फलन में दिया हुआ है x, वहां पे लिखूंगा 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन क्या है? इतना सा है। तो क्या देखें, महत्तम पूर्णांक फलन वाला चिन्ह, उस x की जगह लिखना है 1 माइनस h, माइनस का माइनस, फलन में सीधा क्या लिखना है? 1, x की जगह कितना लिखना है? 1 बट्टा माइनस h का माइनस h। तो जो भी फलन दिया हुआ होता है उसमें x की जगह मान रखना होता है, तो पहले तो x की जगह रखना है 1 माइनस h, फॉर्मूले वाला माइनस, और फिर x की जगह रखना होता है 1 बट्टा में माइनस h का माइनस h। जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर किसी भी संख्या में से कोई भी दशमलव वाली संख्या घटाई जाती है, x दशमलव में ही होता है, पता है अपन को, बहुत छोटा होता है, एक में से कोई संख्या घटाई जाएगी तो वो लगभग 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, और 0 पॉइंट समथिंग वाली संख्या का उत्तर होता है 0। माइनस के 1 का माइनस का 1 बटा माइनस का h। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट आ रही है h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। h की जगह वैल्यू पुट करो। अगर h की जगह वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे उत्तर आ रहा है, सीधा पुट कर रहा हूं यहां पे 1 बटा 0, और 1 बटा 0 का अर्थ क्या होता है? अनंत। तो क्या मुझे दूसरे फलन सिद्ध करने की जरूरत है? याद रखना, ना तो सातत्यता में ना ही अवकलनीयता में अनंत का कोई अर्थ नहीं होता। अनंत अनिर्धारित फलन है जिसका कोई हल नहीं होता। अनंत हमेशा किसी भी फलन का कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कितना आ रहा है मान? अनंत। तो मैं क्या लिखूंगा? x बराबर 1 पर फलन का हल अनिर्धारित है, अनिर्धारित है, अतः फलन अवकलनीय नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
मैंने ऐड भी लिख लिया, पर भी लिख लिया, दोनों ही जो ठीक है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी प्रश्न को अवकलनीयता को हल कर सकते हैं। इस चैप्टर में अपन के 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको मैंने आपको एक एक करके सारा बता दिया है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है या आपको पता चला है कि ये चीजें कैसे हुई है, तो क्लास को लाइक कर देना है। मैं वापस बता देता हूँ, अगर किसी भी पूर्णांक में से कोई संख्या घटाई जाती है तो महत्तम पूर्णांक फलन में उसका मान उस संख्या से एक कम होता है। वही इसमें ये संख्या जोड़ी जाती तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका उत्तर भी कितना होता, 1 ही होता। तो इस प्रकार से चूंकि अपन ने देखा है कि इसका फलन उत्तर अनंत आ रहा है, तो ये संभव नहीं है। अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही आपको अगर सारे टॉपिक को इतने इजी वे में समझना है तो बेल आइकन को दबा देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।